वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास पेपर 2 के बारे में और पेपर 2 का मॉडल पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास पेपर 1 की जो है पुस्तक नहीं अवेलेबल हो पाई है। मैंने मंगवाई थी और अभी आई नहीं है। आ जाएगी तो तुरंत उसका भी मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक, बी जितने भी हमको तुरंत मिल रही हैं, पुस्तकें मिल रही हैं, इधर उधर से कहीं से डाटा मिल रहा है, मैं सारा कलेक्ट करता हूँ और आपके सामने उसको लाने का प्रयास करता हूँ। तो बीए द्वितीय वर्ष बहुत स्टूडेंट थे, वो कमेंट कर रहे थे सर मध्यकालीन इतिहास बीए सेकेंड ईयर की वीडियोस लाइए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है गृह विज्ञान का लाइए और उसका लाइए, सबका लाइए। तो सभी का जो है इसी प्रकार से आता रहेगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। तो आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे कि मॉडल पेपर किस प्रकार से आता है, यानी आपका प्रश्न पत्र जो होता है वो किस प्रकार से पूछा आता है। 2021 में संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं कि जो कि आ सकते हैं 2021 की परीक्षा में, उन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पेपर 1 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेडिवल टू मॉडर्न। अब मेडिवल टू मॉडर्न आपने 1206 से पढ़ा होगा और 1526 एडी। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के इतिहास को आपने फर्स्ट पेपर के अंतर्गत समझ लिया था बीए फर्स्ट ईयर में। तो 1526 के बाद से जो है फर्स्ट पेपर में समझेंगे बीए द्वितीय वर्ष में। साथ ही साथ आपने समझा था पेपर 2 के बारे में हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जिसके अंतर्गत 1453 ईस्वी से लेकर के 1789 ईस्वी तक हम चर्चा करते थे हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की हिस्ट्री हम देखे थे। तो कब से कब तक टाइम, 1453 से 1789 तक हमने देख लिया था सेकंड पेपर में बीए प्रथम वर्ष में। लेकिन अब बीए द्वितीय वर्ष आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष में कहाँ से स्टार्ट होगा, जरा दिमाग लगाइए। पेपर 2 1789 पे खत्म हुआ था, अब वही 1789 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 1789 से 1919 के जो बीच की घटनाएं हैं जो कि यूरोप में घटित हुई, जिससे विश्व प्रभावित हुआ, उन सभी घटनाओं के बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमको किस समय काल के बीच में अध्ययन करना है, तो 1789 से 1919 के बीच के हमको समय काल को अध्ययन करना है यूरोप के इतिहास में। समझ गए बात। तो मॉडल पेपर है ये 2021 का मध्यकालीन इतिहास पेपर 2 का बीए सेकंड ईयर यानी बीए द्वितीय वर्ष का। चलिए शुरू करते हैं संभावित प्रश्न कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिरकार अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, वे कितने नंबर के होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है वे कितने नंबर के होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है वे कितने नंबर के होते हैं। क्या सारे प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं या फिर कुछ प्रश्नों को छोड़ना भी होता है। इन सभी पहलुओं पर हम वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटिफिकेशन पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। एक्चुअली में होता है ऐसा कि कभी कभी यूट्यूब ना हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता ही नहीं। जैसे आज सुबह मैं 8 बजे लाइव आया था गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, तो वो जो है उसकी नोटिफिकेशन उसने पहुंचाया ही नहीं, किसी के पास नोटिफिकेशन भेजा ही नहीं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, वो यूट्यूब की मर्जी, वो भेजे ना भेजे, लेकिन आपकी मर्जी। तो आप ये इतना तो कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे लगातार बने रहेंगे अधिकतर संख्या में, मतलब अधिक से अधिक समय। आप एक बार जो है खोला डाटा तो आप यूट्यूब पे चले आइए, देखिए कि शुक्ला आईडी पॉइंट पे वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई, ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब जो होता है नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं पहुंचाता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो लोग भैया नहीं पहुंच पाए थे, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था, उनको सर्वप्रथम मैं गणतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं जो है बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र यूरोप का इतिहास 1789 से 1919 का समय काल, मॉडल पेपर है 2021 का। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, आपका जो प्रश्न पत्र होता है यानी पेपर होता है वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ को इंग्लिश में सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी प्रकार से होता है। ठीक, ये बात तो जानते हैं आप लोग। तो खंड आ यानी सेक्शन ए से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था, मतलब जिसमें आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और एक प्रश्न आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होते हैं समान होते हैं, यही आपको नोट में लिखा मिलेगा ऊपर, और सारे के सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको सारे के सारे प्रश्न करने पड़ेंगे अति लघु उत्तरीय के। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, आपको पूरा लिखना है। ठीक, देखते हैं। और साथ ही साथ जो खंडबा होता है, खंडबा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा, लघु उत्तरीय प्रश्नों का, और उसको आपको 200 शब्दों में डील करना है, यानी 200 शब्दों में उसका उत्तर को आपको लिखना पड़ेगा। और उसमें आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा करके दिया होगा
साथ ही साथ तो आपको करना कितना है, उनमें से 10 में से 8 5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक प्रत्येक प्रश्न पर अथवा करके आपको दिया होगा, चाहे आप अथवा वाला करेंगे चाहे जो मूल प्रश्न होगा उसको करेंगे। ठीक, अभी मैं चर्चा करता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसको स्लाइड में दिखा देंगे। उसके बाद में खंडसा आएगा, खंडसा यानी सेक्शन सी, उसमें आपको 5 प्रश्न दिए होंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी जिनको विस्तृत उत्तरीय हम कहते हैं, जिनको लॉन्ग आंसर अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं। ठीक, तो वहां से 5 प्रश्न आपको दिए होंगे, उनमें लिखा होगा नोट में ऊपर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होगा कि आप जो है आप क्या करेंगे, आप इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब 5 में से आपको 2 प्रश्न ऐसे छांटना है जो कि आपको पूर्ण रूप से आ रहे हों और उन्हीं का आपको क्या करना है, उत्तर दे देना है। तो कुल मिलाकर के पेपर में बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है, कोई चिंता करने की बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा, उनके भी चीज़ें इसमें तैयार हो जाएंगी, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मटेरियल यही होता है और यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। चलो शुरू करते हैं भैया। तो अति लघु उत्तरीय से पहला प्रश्न है कि जो है यहाँ पे गोरी बाल्डी लिख गया, गोरी बाल्डी नहीं गेरी बाल्डी है। ठीक है, गेरी बाल्डी कौन था? तो गेरी बाल्डी जो है नीस एक स्थान है वहां पर रहता था, ये वहीं का निवासी था। कौन? गेरी बाल्डी। और इसको पादरी बनाया जा रहा था वहां का, तो ये पादरी नहीं बना और पादरी बनने से बचने के लिए भाग गया था देश को छोड़ करके। ये कौन? गेरी बाल्डी। ठीक, और एक साहसी नाविक बन गया था उसके बाद में, पादरी बनने से बचने के लिए देश छोड़ करके भागी गया था। ठीक, और इन्होंने एक मेजनी नाम का व्यक्ति था जिसने क्या किया था, यंग इटली की स्थापना करी थी। एक मेजनी नाम का व्यक्ति था, उसने यंग इटली की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ये यंग इटली का क्या हो गया था, ये सदस्य बन गया था। कौन? तो गेरीबाल्डी। ठीक, तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसके बारे में। 1848 ईस्वी में जहां मेजनी ने देश प्रेम की भावना जगाई थी, वहीं गेरीबाल्डी ने लाल कुर्ती दल की स्थापना करी थी। तो लाल कुर्ती दल संबंधित है किससे? अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव वालों कि लाल कुर्ती दल किससे संबंधित है? तो लाल कुर्ती दल गेरीबाल्डी से संबंधित है, जो कि एक संगठन है। किसने बनाया? गेरीबाल्डी ने बनाया। अब पूछा जाता है कि यंग इटली से संबंधित इनमें से कौन है? तो गेरीबाल्डी जो है, गेरीबाल्डी लाल कुर्ती दल से है। और जो यंग इटली की स्थापना करी थी, किसने करी थी? मेजनी ने करी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के, और इन्होंने संगठन बनाया था लाल कुर्ती दल का, उसमें इन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रिया का विरोध किया था। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, वहां पे आए दिनों युद्ध ऑस्ट्रिया फ्रांस से होता रहता था। ठीक, तो वहां पे ये भावना विकसित करते हो उसके प्रति क्या है, विरोध जताया गया है। किसमें? लाल कुर्ती दल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्गो कौन था? तो आप जो है गेरीबाल्डी लिख सकते हैं आराम से, हमने बता दिया गेरीबाल्डी नीस का रहने वाला था। पादरी बचने मतलब बनने से इनको बनाया जा रहा था पादरी। और पादरी कौन होते हैं? जो चर्च में जो होते हैं, जैसे पुजारी मंदिर में होते हैं वैसे चर्च में पादरी होते हैं, जैसे मस्जिद में मौलाना होते हैं, उसी प्रकार से। ठीक, तो वहाँ पे पादरी बनने, इसको पादरी बनाया जा रहा था, तो ये भाग गया था देश छोड़ के। ठीक, और एक साहसी नाविक बन गया था, मतलब नाव चलाने वाला। ठीक, ध्यान रख लिया। और ये नाव चलाने वाला ये मतलब नहीं, ये मतलब यात्री एक प्रकार से उसको कह सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि तुर्गो कौन था? तुर्गो कौन था मित्रों? अब तुर्गो की बात आ गई, तुर्गों के बारे में जान लीजिए। तुर्गो जो था, लुई 16वें ने शासक बनते ही तुर्गों को क्या किया था? अपना वित्त मंत्री नियुक्त कर लिया था। अब लुई 16वां कौन था? लुई 16वां मित्रों फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। पुरातन व्यवस्था क्या थी अभी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पुरातन व्यवस्था जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले की व्यवस्था जब राजतंत्र चल रहा था, तो राजतंत्र का जो अंतिम शासक था वो लुई 16वां था। कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? फ्रांस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो उसी समय 1774 ईस्वी में यह राजा बनता है। कौन? लुई 16वां। उस समय इसकी आयु मात्र कितने वर्ष की थी? तो 20 साल का था ये, और इसको ज्यादा अनुभव नहीं था। और फ्रांस एक विशाल साम्राज्य था, उसको चलाने के लिए इसके पास जो है आवश्यक शिक्षा और अनुभव नहीं था, जिसके कारण से ये मतलब लोगों के प्रभाव में आ जाता था। मतलब लोग उससे बताते थे कि नहीं राजा साहब ये करो, तो ये वही करने लगता था। ठीक, तो इसकी एक पत्नी के थी, उसका नाम था अंतुआनेत। ठीक है, इसकी पत्नी का क्या नाम था? अंतुआनेत। तो लुई 16वें की पत्नी का नाम था मेरी अंतुआनेत। और ये मेरी अंतुआनेत जो थी, ये और ऑस्ट्रिया और फ्रांस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी। ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों यूरोप के देश हैं, और इन दोनों में क्या नहीं थी? बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो क्या था? तो मेरी अंतुआनेत से शादी हो गई थी इसकी, लुई 16वें की। अब लोग जो थे फ्रांस के, ये जो है वैवाहिक संबंध से इससे मतलब संतुष्ट नहीं थे, जो मेरी अंतुआनेत और लुई 16वें के बीच में हुई थी। अब फ्रांसीसी लोग क्या करते थे? इसको घृणा की भाव से देखते थे रानी को। अब रानी जो थी
ये इसका मतलब निर्णय क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया था, मतलब ये ज़्यादा जो है सारा चीज क्षेत्र मतलब अपने कब्जे में नहीं कर सकती थी। तो ये राजा को क्या करती थी, लुई सोलहवां को बहुत ज़्यादा इनके मन में भरती रहती थी, दिन रात भरती रहती थी कि ऐसा करो ऐसा करो, ये करो वो करो। तो मतलब कुल मिलाकर के ये इनको मतलब प्रभावित करती रहती थी हमेशा। तो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव वालों में पूछा जाएगा कभी कभी कि लुई सोलहवां पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किसके कारण से पड़ा, जिसे अंत में उसे प्राण घातक सिद्ध हुआ, मतलब कौन सा ऐसा प्रभाव था जिसके उसका प्राण तक हर लिया था। तो उसकी पत्नी का प्रभाव था, मतलब पत्नी का प्रभाव बहुत ज्यादा उसके ऊपर पड़ा था, और लास्ट में इसका जो है प्राण अंत हो गया था इसी पत्नी के कारण से। ठीक, और ये पत्नी जो थी इसकी मेरी अंतोइनेट, ये बड़ी घमंडी थी और अहंकारी थी। ठीक, और इसका आचरण भी ठीक ठाक नहीं था, मतलब ये करेक्टरलेस की श्रेणी में भी थी कहीं ना कहीं पे। तो इसका जो है आचरण भी उतना सही नहीं था, करेक्टरलेस कहना उचित ना होगा, लेकिन इसका आचरण जो है मतलब वही होता है उसका, लेकिन अब आचरण उसका ठीक ठाक नहीं था। ये जो है आपको पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाएगा, और आपको विद्वानों ने भी इस बात को पुष्टि करी है। तो तुर्गो जो था वो इसी लुई सोलहवें का क्या था, ये लुई सोलहवें का क्या था, मंत्री था। और कौन सा मंत्री था, तो वित्त मंत्री था। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये तुर्गो जो था ये बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक भी था। इसने क्या था, फ्रांस की जनता में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करा था, और इसी मतलब हर कार्य में इन्होंने सफलता प्राप्त कर थी, लोग जनता इससे खुश थी, और नए नए प्रकार के नियम कायदे ला रहा था। 1775 ईस्वी में इन्होंने जो क्या किया था, राज्य में कर जो थे उसको कम करने के लिए प्रस्ताव लाया था, नमक का कर हटाने के लिए प्रस्ताव रखा। लुई सोलहवां जो था उसको मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ी थी, मतलब नमक का कर हटाना पड़ा था, कर में कमी करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे विशेषाधिकार थे उसको समाप्त करने के लिए इसने क्या किया था, जो है प्रस्ताव पारित करवाने के लिए लुई सोलहवें के पास गया था। कौन, तुर्गो। तो तुर्गो के विषय में इतना काफी है, बस इतना 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। थोड़ी भूमिका बताना मुझे आवश्यक थी, हमने ये सारी बता दी। अगला है नेपोलियन की विधि संहिता क्या थी। नेपोलियन की विधि संहिता क्या थी भैया, नेपोलियन की विधि संहिता जान लेते हैं थोड़ा क्या थी। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसका नियम संग्रह। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था नेपोलियन का, इसका नियम संग्रह। ठीक है, क्या था, नियम संग्रह था, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद में लिख सकते हैं विधि संहिता, चाहे नियम संग्रह मतलब भी होता है, विधि संहिता मतलब भी होता है, दोनों एक ही जो है मतलब होते हैं, बस क्या है दोनों शब्द अलग अलग है। ठीक, इसके नियम संग्रह में संपूर्ण मानव समाज के लिए एक सर्वोत्तम उदारवादी नीति का प्रयोग किया गया था, उदार कार्य किया गया था। क्रांति के पूर्व, मतलब क्रांति जब नहीं हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस का ही ये नेपोलियन बोनापार्ट का आपने सुना होगा नाम, जैसे अपने यहाँ गांधी जी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे था। तो फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे जब ये जो है क्रांति नहीं हुई थी। उनमें किसी प्रकार की जो है समानता नहीं थी, और विधानों की संख्या वहाँ पे 5 हुआ करती थी। नागरिक नियम, जायदाद संबंधी नियम हुआ करते थे, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम, नागरिक नियम इत्यादि पद्धतियां हुआ करती थी। तो इसी सब में क्या किया गया था, इसी सब में नेपोलियन ने सुधार किया था, इन सबको एक नई दिशा दी थी। ठीक, तो अब इतना आप लिख देंगे हो जाएगा। टिलिसिट की संधि कब हुई, टिलिसिट इन सभी को मैं विस्तार समझूंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट थी, लेकिन एक छोटे से वे में मैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको लेक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का आपको समझाया उसी प्रकार से आपके सामने ये भी प्रयास करूंगा लाने का। टिलिसिट की संधि क्या थी, टिलिसिट जो है एक संधि हुई थी टिलिसिट, तो कहाँ पर हुई थी, ये नीमेन नदी के मध्य बीच में नाव पर सवार होकर के नेपोलियन बोनापार्ट जो सम्राट था, ठीक है, और रूस का जार, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का था, और रूस का जो जार था, जार जो था, रूस में जार हुआ करते थे। ठीक, तो वही जार जो थे इन्होंने पहली बार मुलाकात करी थी नीमेन नदी में, कहाँ पे, नीमेन नदी के बीच में नाव पर बैठ करके। ठीक, और उसके बाद में कई बार फिर इन दोनों के बीच में क्या होता रहा, आपसी जो है मतलब लगाव होता रहा, मतलब दोनों लोग आपस में मिलते रहे। ठीक, और दोनों के मध्य अनाक्रमण और अनैतिक संबंधों से भरी हुई टिलसिट की संधि हुई, मतलब जो कुछ भी सारी चीजें होती थी जो व्यवहार गलत थे उनको ना करने की संधि हुई, ना तो हम युद्ध करेंगे आपस में, इस प्रकार की संधि हुई। कब हुई थी, 14 जून 1807 ईस्वी में ये संधि हुई थी। कौन, टिलिसिट की संधि लिख लीजिएगा, 14 जून 1807 ईस्वी में टिलिसिट की संधि हुई थी। नेपोलियन के सम्मोहक जादू ने जार को अंधा कर दिया था। नेपोलियन ने अपना जो है जादू चला दिया था किस पर, जार पर, और जार जो था इसकी बातों में एकदम से अंधा हो गया था। उससे उन्माद में आकर के कहा, मुझे खेद है कि हमारी भेंट पहले क्यों नहीं हुई। जब मिले दोनों लोग तो उसके बाद में जो नेपोलियन से प्रभावित हुआ, कौन, जार, कहाँ का था, रूस का, इसने कहा जार ने कि मुझे खेद है कि हमारी भेंट पहले क्यों नहीं हुई थी, आज क्यों हुई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो आप टिलसिट संधि के बारे में ऐसा लिख सकते हैं।
तो रूस के जार के बीच में और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। 7 सप्ताह युद्ध किसे कहते हैं? 7 सप्ताह युद्ध किसको कहते हैं भैया? तो 11 जून 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने जर्मनी की संघीय डाइट से प्रसा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का अनुरोध कर दिया था। और डाइट जो है वो जर्मनी की क्या थी? संघीय डाइट थी। मतलब जैसे संसद अपने यहाँ होता है, कानून कोई पास करवा लो, वैसे जर्मनी में डाइट थी। तो डाइट से क्या करवा लिया था? ऑस्ट्रिया ने क्या करवा लिया था? 11 जून 1866 ईस्वी में प्रसा एक जो है राज्य है, प्रसा देश है, वो इसके विरुद्ध क्या करवा लिया था? अनुरोध स्वीकार करवा लिया। बिस्मार्क ने जर्मन परिसंघ को समाप्त करने की मांग करी तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ और इसी युद्ध को हम 7 सप्ताह युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? 7 सप्ताह युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और एक युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध। तो कभी कभी आपसे वाटरलू के युद्ध के बारे में पूछ सकता है। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। और 11 जून 1866 ईस्वी को कौन सा हुआ था? 7 सप्ताह का युद्ध। और वाटरलू का 18 जून 1815 ईस्वी में। ठीक है, दिन वाटरलू के मैदान पर हुआ था, नेपोलियन और वेलिंगटन के बीच में। नेपोलियन और वेलिंगटन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव वालों इस प्रकार से दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना परास्त होने लगी थी मित्रों। उसके बाद में तुरंत एक सेना और आ गई थी, प्रसियन। तो प्रसियन के सेना आ गए और प्रसियन का सेनापति उस समय बुलूचर था। और वो बुलूचर आ गया अपनी सेना लेकर के। अब उसने नेपोलियन को पराजित कर दिया और नेपोलियन जो था पराजित होने के बाद में पेरिस छोड़ करके भाग गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वही पेरिस छोड़ करके कौन भाग गया था? नेपोलियन भाग गया था। अंत में उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बना लिया गया था नेपोलियन को, जहां 16 वर्ष के बाद 1821 ईस्वी में विश्व विजेता नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 ईस्वी में। ठीक, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? भागा था। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक, 7 सप्ताह युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा सकता है, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? और आपका जो क्रीमिया युद्ध आपसे पूछा सकता है, क्रीमिया युद्ध कब हुई थी? क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। 1866 ईस्वी में 7 सप्ताह युद्ध। वाटरलू का 1815 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। टिल्सी संधि कब हुई थी? 14 जून 1807 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं भैया? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क प्रसा की सैन्य शक्ति के आधार पर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। जो बिस्मार्क था, इसने क्या किया था? उदारवादियों की आलोचना की थी। किसने? बिस्मार्क ने। जर्मनी का ध्यान प्रसा के उदारवाद की ओर नहीं है वरन उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। इसने किसने कहा था? उदारवादियों की आलोचना करते हुए बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी का ध्यान प्रसा के ओर, मतलब प्रसा के जो उदारवाद की नीति है उसकी ओर नहीं है वरन किसकी ओर है? उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं होती बल्कि रक्त और लौह के द्वारा ही सुलझ सकती है। तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी किसने? बिस्मार्क ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो बिस्मार्क से संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। और क्या किया गया इसमें? जो प्रसा का उदारवाद था उसका विरोध करा गया है, उसकी आलोचना करी गई है और उसके शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर करके सारी बातों को कहा गया है। ठीक, किसने कहा? बिस्मार्क ने कहा। आगे देखते हैं, नेपोलियन तृतीय कौन था? नेपोलियन तृतीय कौन था भैया? अब नेपोलियन तृतीय कौन था जान लीजिए। द्वितीय फ्रांसीसी गणराज्य का प्रधान था। या 2 दिसंबर 1852 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था ये। इसने कहा कि जनता को शंका रहती है कि साम्राज्य का अर्थ लड़ाई होता है परंतु साम्राज्य का अर्थ शांति होता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बता रहा हूं कि जनता को शंका रहती है कि साम्राज्य का अर्थ लड़ाई है परंतु साम्राज्य का अर्थ शांति होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नेपोलियन तृतीय का था। द्वितीय फ्रांसीसी राज्य का यह प्रधान था। 2 दिसंबर 1852 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय गद्दी पर बैठा था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसकी नीति जो थी वो सब इसकी नीति में सबसे अच्छी जो विशेषता थी ये थी कि जनता के सभी वर्गों को राहत देने वाले सुधार इन्होंने किए थे। ठीक, इसके चाचा ने इसे अधूरे कार्य छोड़ रखे थे इसके लिए, उसी को इसने क्या किया था? पूरा करा था। उसने ऐसी ही अस्थायी चमक की विदेश नीति को अपनाया। वह यह कभी नहीं भूला कि युद्ध के मैदान में ही उसके चाचा का उत्थान और पतन हुआ है, अतः वह फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। तो दूध का जला क्या होता है? छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक, मतलब जो दूध
तो अगर आप कहीं पे पी रहे हो, अगर आप एक बार आपकी जिह्वा जो होती है यानी जीभ वो जल जाती है, तो आप जब मट्ठा पिएंगे तब भी आप उसको फूंक फूंक करके कहें कि अभी न जल जाए जीभ। तो ये जो था इसका चाचा हार गया था, किसका, नेपोलियन तृतीय का। तो ये भी जो है बहुत धीरे धीरे कार्य करता था, बहुत सोच समझ करके कदम उठाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। पुरातन व्यवस्था क्या थी? पुरातन व्यवस्था वो व्यवस्था थी, क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को हम पुरातन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जब फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। मतलब राजा हुआ करता था और राजशाही चलती थी, और वंशानुक्रम मतलब राजा का बेटा राजा बनता था, युवराज जिसको कहते थे। ठीक है, वही राजा, उसका फिर लड़का राजा बनता था। इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी, और ये फ्रांस में व्यवस्था थी क्रांति के पहले। ठीक, जब फ्रांस में क्रांति हो गई उसके बाद में व्यवस्था खत्म हो गई थी। राजा स्वयं को उस समय पृथ्वी का परमेश्वर मानने लगता था। समाज विषम एवं विघटित होने लगता था। सामंतवादी पद्धति, असमानता, विशेषाधिकार के मूल सिद्धांतों पर ये सारी चीजें आधारित थी। और इसी विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए हमने बताया था आपको कि जो तुर्गो था उसने लुई 16वें से क्या कर लिया था, लुई 16वें से क्या कर लिया था, इसने क्या कर लिया था, राज्यों में कमी करवा ली थी, विशेषाधिकार जो था उसको समाप्त करवा लिया था, नमक को कानून को हटवा लिया था। और लुई 16वां कौन था? पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। कौन था? पुरातन व्यवस्था का यही अंतिम शासक था, लुई 16वां। ठीक है, कौन था? लुई 16वां। ध्यान रखेंगे। इसका मंत्री कौन था लुई 16वां का? लुई 16वां का मंत्री था आपका तुर्गो, यानी वित्त मंत्री था। इसकी पत्नी का क्या नाम था? तो मेरी अंतुआनेत इसकी पत्नी का नाम था। ठीक, इसकी पत्नी का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा था। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो पुरातन व्यवस्था यही होती भैया। क्या होती पुरातन व्यवस्था? जो पुरानी व्यवस्था चलती है। इसमें 3 वर्ग हुआ करते थे पुरातन व्यवस्था में। एक पादरी हुआ करता था, पादरी वर्ग जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता था, और यही पादरी बनने के लिए इस व्यक्ति को गेरिबाल्डी को नियुक्त किया जा रहा था। ये गेरिबाल्डी जो है भाग गया था, पादरी नहीं बना था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और उस समय 3 वर्ग हुआ करते थे पुरातन व्यवस्था में। एक तो पादरी वर्ग हुआ करता था, एक कुलीन वर्ग हुआ करता था, और एक सर्वसाधारण। तो जो पादरी वर्ग हुआ करता था वो मतलब चर्च वगैरह में जो रहते थे, यानी जो पुजारी वगैरह, उनको पादरी कहा जाता था। और जो कुलीन वर्ग होते थे, वो जो धनी वर्ग के लोग होते थे, उनको कुलीन वर्ग कहा जाता था। और जो सर्वसाधारण वर्ग के होते थे वो गरीब वगैरह होते थे, इनको वोट देने का भी अधिकार उस समय नहीं दिया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, मांटेस्क्यू कौन था? मांटेस्क्यू जो था वो फ्रांसीसी राज्य का क्रांति में राज्य की आलोचना करने वाला प्रमुख व्यक्ति था। तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति में राजतंत्र की आलोचना की थी इसने, यानी जो राजतंत्र चल रहा था, पुरातन व्यवस्था चल रही थी, निरंकुश शासन व्यवस्था चल रही थी, इसमें पादरी, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग रहते थे, उसकी इसने क्या करी थी? आलोचना करी थी, मतलब इसको उसका विरोध करा था। और फ्रांसीसी राज क्रांति में इसने भाग लिया था। यह एक उच्च कोटि का वकील था और बोर्दो की संसद का न्यायाधीश था। तो बोर्दो एक स्थान है, वहां की संसद है, और वहीं का ये क्या था? न्यायाधीश था। इसने 1748 ईस्वी में अपनी सुप्रसिद्ध रचना, इसकी एक सुप्रसिद्ध रचना, उसका क्या नाम है? कानून की आत्मा। तो कानून की आत्मा नाम का पुस्तक का प्रकाशन इसने करवाया था। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मांटेस्क्यू कौन था? तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति का मतलब आलोचना करने वाला प्रथम व्यक्ति था, साथ ही साथ वकील था, बोर्दो संसद का न्यायाधीश था। आप कुछ भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? मांटेस्क्यू ने लिखी है। ठीक, कब प्रकाशित हुई ये रचना? 1748 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव से ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसने अब जो है फ्रांस के राजाओं के दैवीय अधिकार जो थे, जो मतलब अपने आप को भगवान मानते थे, उसकी कटु आलोचना करी थी। और वह वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मांटेस्क्यू के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं। 9वां, यंग इटली से क्या तात्पर्य है? यंग इटली से क्या तात्पर्य है मित्रों? यंग इटली 1831 ईस्वी में मेजनी फ्रांस के मार्शल्स नगर में पहुंचा। मेजनी एक व्यक्ति था, वो फ्रांस के एक मार्शल्स नगर है, स्थान है, वहां पर पहुंचा। कब? 1831 ईस्वी में, और पहुंचा। और वहीं पर 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इस संस्था ने शीघ्र ही क्या कर दी? कार्बोनरी संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया, जो कि पहले थी, और ये एक नए स्तर पर आ गई। इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया। गेरिबाल्डी ने भी इसमें भाग लिया था। किसमें? यंग इटली में। और इसी के साथ लाल कुर्ते दल का भी संगठन उसने कर लिया था, जो ऑस्ट्रिया के विरोध में थे। तो ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा देश है, नीचे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया देश है वो क्या पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यंग इटली की स्थापना हुई, जिसने कार्बोनरी संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। इसका ध्येय था कि जो व्यक्ति हैं उनको क्या करे? शिक्षित बनाए, अनुशासित बनाए, जिस देश सेवा के लिए उसको तत्पर करें। ठीक, तो और मेजनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए थे। मेजनी जो था ये यंग इटली का क्या था? समर्थक था। इसने ही स्थापना करी थी 1831 ईस्वी में। तो इसने 3 नारे दिए थे,
जनता के लिए इटली की क्या क्या नारे थे? परमात्मा में विश्वास रखो, कि भगवान में विश्वास रखो। दूसरा इसका था नारा कि सभी भाइयों को एक साथ मिलाए रखो। और तीसरा नारा था कि इटली को मुक्त करो। ठीक, तो इटली को मुक्त करो, इस प्रकार से इसने नारा दिया था। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हमने सारी की सारी सारे को आपको बता दिया, विश्लेषण कर लिया। अब एक ही सारी बातों को फिर समझ लेंगे। आपको सामने जो है एक जो है स्लाइड आएगी, उसमें लिखा रहेगा सारे का सारे उत्तर, प्रश्न उत्तर ऐसे लिखते हुए हम चलेंगे और उसमें आपको समझ में आएगा सारी बातें। ठीक, तो अभी एक बार देख लेंगे, उसके बाद में हम जो है लिखावट के रूप में समझ लेंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन सभी पर वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो भैया देखो, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, तो ये इसका कारण आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा करके आपको प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण, प्रथम विश्व युद्ध किसी दिन चर्चा करूंगा। ये जो है कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1900 कब शुरू हुई थी? 1939 में। कब समाप्त हुआ था? 1945 ईस्वी में। जापान के 2 शहर नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा, लिटिल मैन एवं फैट मैन नाम का। किसने गिराया था? अमेरिका ने। और उसने फिर क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध अग्रसर हुआ था। ये बात समझ गए? तो चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, और कितने शब्दों में? 200 शब्दों में लिखना है। सारी बातें मैं कर चुका हूं। तो बस ऐसे इसी प्रकार से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। मतलब एक तो प्रश्न ये हो गया और दूसरा प्रश्न आपका इसके नीचे दिया ये। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 5 ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1907 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य त्रिगुट संघ की स्थापना हुई थी, और इस घटना का वर्णन कीजिए। तो ये घटना कौन सी थी, क्यों हुई थी और इसके क्या कारण थे, इसको आपको बताना है 200 शब्दों में। अगर ये बात आपको नहीं पता मित्रों, एक आरोपी संधि थी, समीक्षा कीजिए। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी, जिसमें जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और ये एक प्रकार की क्या थी? जबरदस्ती संधि थी। तो इसलिए कथन है कि वर्साय की संधि एक आरोपी संधि थी, जबरदस्ती थोप दी गई थी जर्मनी के ऊपर। तो इसको आपको क्या करनी है? इसकी समीक्षा करनी कि ये बात सही है कि नहीं सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न कि क्रीमिया युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो क्रीमिया युद्ध के आपको 4 कारण बता देने हैं। ठीक है, क्रीमिया युद्ध के कितने कारण बताने हैं आपको? 4 कारण बताने हैं। क्रीमिया युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ रूस था और दूसरी तरफ टर्की था, और उसकी तरफ से, टर्की की तरफ से फ्रांस और इंग्लैंड भी शामिल थे। युद्ध में जब इंग्लैंड और फ्रांस की स्थिति बिगड़ने लगी थी, तब कैबूर ने इस युद्ध में बिना किसी अनुरोध के इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए सेना अपनी भेज दी थी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका अच्छा परिणाम निकला, रूस हार गया। कहा जाता है कि क्रीमिया युद्ध में कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली की स्वतंत्रता पंकज का उदय था। अब कीचड़ में कमल उगता है यानी पंकज उगता है, तो वही कहा गया क्रीमिया के कीचड़ से, यानी क्रीमिया गणराज्य से, क्रीमिया राज्य से इटली जो था वो निकला, और इस प्रकार से इटली रूपक कमल का जो था, कमल रूपी इटली का उदय हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध से आपका जो है पूछा गया क्रीमिया युद्ध के 4 कारण, तो इसको अब मैं बताऊंगा वीडियोज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और करके अगर ये प्रश्न नहीं पता तो आप लिख सकते हैं कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, इसको आपको समझा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? तो मैजनी का क्या योगदान था भैया? मैजनी कौन था? यंग इटली की स्थापना करी थी मैजनी ने, यंग इटली की। कब? 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में 3 नारा दिया था इसने। कौन कौन से? परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाए रखो, इटली को मुक्त करो। ठीक है, किसने कहा था इटली से मुक्त करो? इटली से मुक्त करने के लिए कहा, किसने कहा था कि क्रीमिया से युद्ध, क्रीमिया से मतलब इटली को आजाद करवाओ। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते, अगर ये प्रश्न नहीं पता था तो आप नीचे लिखते हैं बिस्मार्क की गृह नीति की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो बिस्मार्क को जो है इटली कर कहा जाता है, इटली का एकीकरण का श्रेय किसको आता है? बिस्मार्क को जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वियना कांग्रेस के प्रमुख जो है निर्णयों का उल्लेख कीजिए। तो वियना कांग्रेस के जो प्रमुख निर्णय हुए थे उनका उल्लेख करिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता मित्रों तो आप मानव अधिकारों के घोषणा पत्र की समीक्षा कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न, सारे को मैं बताऊंगा, सभी प्रश्नों को चर्चा करूंगा। ठीक है, आने वाले समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब खंडसा आ जाता है, यहीं पर आपके प्रश्न समाप्त हो गए लघु उत्तरीय के। खंडसा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसको 500 शब्दों में लिखना होता है। 15 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करेंगे तो, दो प्रश्न आपको करने होते हैं, 30 नंबर मिलेंगे। ठीक, और लघु उत्तरीय से आपको 50 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न लघु उत्तरीय का करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण के 4 का मतलब इटली के एकीकरण के
चरणों का मूल्यांकन करिए, यानी कितने चरणों में इटली का मतलब क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था। तो इसको आपको मूल्यांकन करना है, कौन सा चरण अच्छा था, कौन सा थोड़ा लो था, कौन हाई था, इसी प्रकार से आपको मूल्यांकन कर देना है। तो इटली के एकीकरण के चरणों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अगला देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारक आपको देखना है, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक एवं सामाजिक कारक। तो 3 कारक आपसे पूछ लिया गया। अगर ना पूछा था फ्रांसीसी क्रांति के कारक पूछा था तो भी आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण लिखते। ठीक है, हमने इस पर वीडियो बनाई कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो योगदान है उसकी आलोचना आपको करनी है। तो ऐसी नहीं कि आप इसमें सिर्फ आलोचना करेंगे, हाँ ये थोड़ी बहुत बातें उसकी जो नकारात्मक पॉइंट थी उसको आपको बताना है, साथ ही साथ उसके जो सकारात्मक पहलू उसको भी आपको दर्शा देना। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कि मेटरनिख सामंतवाद का प्रतीक था। मेटरनिख एक व्यक्ति था और ये व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया में सामंतवाद का प्रतीक था। इस कथन के महत्व की समीक्षा करिए। ठीक, आगे प्रश्न दिया है आपसे कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था तथा उसके परिणामों का परीक्षण करिए। ठीक है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था तथा उसके परिणामों का क्या करना है, परीक्षण करना है। तो इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न दिए गए हैं भैया, कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए थे। इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, बस ज्यादा प्रश्न नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र समाप्त होगा। अब ये क्या करेंगे आप लोग, प्रश्न पत्र ये मॉडल पेपर की किस प्रकार से तैयारी करेंगे, परीक्षा के अंतिम समय में या परीक्षा जब आएगी या अभी से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये मॉडल पेपर देखिए, इन प्रश्नों को जो है आप 3 घंटों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे प्रश्नों को जितने शब्दों में बताया गया उतने शब्दों में लिखेंगे बिना बुक देखे हुए। ठीक है, अब फिर देखते हैं कितना आपका आया, क्या स्कोर आता है क्या नहीं। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमने इतने समय में इतने प्रश्नों को कर लिया था, इतने प्रश्न नहीं हो पाए थे, इतने प्रश्नों को सही सब आता था, इतना नहीं आता था। इस प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्ला एग्री पॉइंट की तरफ से आप सभी भाइयों बहनों एवं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।